पुस्तकें भी आई हैं। हाँ। इस पर क्या नाट्य नाटक कला की पर भी पुस्तकें कुछ पुस्तकें हैं क्या? हैं, दिखलाता हूँ मैं आपको। जी ये जैसे हाँ, ये एक हाँ, ये नाटक वाली पुस्तक है। ये अच्छा, है, अच्छा, देखिए अच्छा। ये एक नाटक की पुस्तक है, 15 अच्छा, व्यंग्य अच्छा। नाटक। ये क्या है? 15 व्यंग्य नाटक है। व्यंग्य नाटक है। अच्छा, ये और मैं अभी आपको और नजदीक से दिखा रहा हूँ। ये और एक ये नाटक आई है, जलते अच्छा, हुए बेसमेंट जलते हुए बेसमेंट में। हाँ, यह भी ये एक नहीं, नया है। अच्छा, नया है। नया है। अच्छा, इसका ये मंचन हालिया है। अच्छा, हाँ, इसके बारे में बता दूं। अच्छा, ये जलते हुए बेसमेंट हाँ, हाँ, कन्नड़ भाषा में हाँ। अनुदित हो चुका है। अच्छा, अनुदित है, जी, ट्रांसलेटेड है। हाँ, कन्नड़ अरे में। ग्रेट। और हिंदी में इसका मंचन नहीं हुआ है, लेकिन कन्नड़ में हो गया है। अच्छा, कन्नड़ में मंचन हो चुका है, हो चुका हिंदी है। में अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए, यहाँ के कलाकारों को इस पर पहल करने की जरूरत है। अच्छा, ये पुस्तक कब आई है आपकी जलते हुए बेसमेंट में? जलते हुए बेसमेंट में आई है पुस्तक, आ, ये मुझे लगता है 2011 में आई है। अच्छा, 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 कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। 2011 2011 में, हाँ। ये अच्छा, 2011। हाँ, वो तो ये 2010 की है, प्रथम संस्करण। हाँ। फर्स्ट जो एडिशन जो आया है, हाँ, हाँ। 2010 का है। अच्छा, ये भी है आपको, ये किताब 10 रंग नाटक। अच्छा, 10 रंग नाटक। हाँ, अच्छा, 10 रंग नाटक। नाटक पर आपकी कई पुस्तकें हैं। हाँ। अच्छा, 10 रंग नाटक। 10 रंग नाटक। अच्छा, ये मिस्टर विनोद कुमार, ये पुस्तक इसमें छपी 10 थी। नाटक हैं। इसमें 10 नाटक 2010 में छपी। 2010 में ये भी छपी थी। जी, और सभी पुस्तकें जो है वो हिंदी में है। हिंदी सबसे में। अच्छी बात है। अब विनोद जी अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। अंग्रेजी में भी पुस्तकें हैं, लेकिन मैं हिंदी जानबूझकर पर उनको हाँ, चूंकि ये आम लोगों तक पहुंच सके, आम कलाकारों तक भी पहुंचे। ये एक कौन सी पुस्तक है ये? हाँ, ये है, ये आदिवासी विमर्श पर हाँ। मेरी लेटेस्ट किताब है। अच्छा, ये क्या है? कविता। जंगल की जागती आंखें, ढूंढती सल्तनत। ये विनोद जी की पुस्तक एक जो है, ये खासकर आदिवासी पूरी कविताएं आदिवासियों पर है। अच्छा, और आदिवासी कैसे संघर्ष कर रहे हैं जंगलों में, उनके क्या मसाइल हैं, और क्या क्या कैसे कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और कैसे उनके अंदर प्रोटेस्ट की भावना जग रही है, ये सारी चीजें इस किताब में है। अरे ग्रेट। इसीलिए मैंने किताब का टाइटल ही दिया है जंगल की जागती आंखें, ढूंढती सल्तनत। अरे वाह, बहुत सुंदर सा नाम। और विनोद जी, खासकर हम ये जानना चाहते थे कि एक आपने बड़ी चर्चित फिल्म बनाई थी। जी, जी। क्या नाम था उसका? आक्रांत। आक्रांत। जी, आक्रांत अपने आप में उस जमाने की फिल्म। आप अंदाजा लगाइए, जिस जमाने में लोगों को फिल्म देखना भी अपने आप में बहुत मुश्किल से ऑडियंस मिलता था। उस जमाने में भी, खासकर इस इलाके की बात मैं कर रहा हूँ, उस जमाने में भी फिल्म बनी, और रांची के आसपास का कितनी बड़ी चुनौती थी। क्या आप उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए? जी, याद करिए उसको। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, और वो स्क्रिप्ट जो था आदिवासियों पर ही था, लेकिन वो इतने बड़े कैनवास पर नहीं था। तो मेरी मुलाकात एक आदिवासी लड़के से हुई, लुगुन। वो मेरे पास अक्सर आया करता था, और मुझे बहुत प्यार करता था वो, और मैं भी उसे बहुत चाहता था। तो उसने कहा कि आप मेरे जंगल चलो। मैं जंगल गया, और जंगल में मुझे ढेरों कहानियां मिली। इतनी कहानियां मिली मैं बता नहीं सकता। और फिर मैंने कहा कि लुगुन, आज तो तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, इसलिए कि मुझे थीम मिल गया। और आदिवासी बैकग्राउंड पे मैंने जब लिखना शुरू किया, तो मैं जंगलों में अक्सर आना जाना करता था। आदिवासियों के साथ ही रहता था मैं, उन्हीं के साथ नाचता था, उन्हीं के साथ मैं खाना खाता था, और उन्हीं के सुख दुख में मैं शामिल रहता था। और मैंने देखा कि उनका कैसे कैसे किन किन स्तरों पर शोषण हुआ है। और वो जब मैंने लिखा तो देखा कि वो बड़े कैनवास पे चला गया, उसका कैनवास बहुत बड़ा हो गया। और मैंने देखा कि इसका हम तो फिल्म ही बन सकती है, नाटक नहीं हो सकता। नाटक नहीं हो सकता, इसलिए कि वो मल्टी डायमेंशनल था, और बहुत ही बड़े आकार का था वो, और पूरी आउटडोर शूटिंग होती उसमें, तभी जाकर के बात बनती। तो मैंने वो कहानी लिखी,
फिर मैं स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया, फिर उसके लिए मैं नेतरहाट गया, नेतरहाट में रहा मैं। अच्छा, लोकेशन हंटिंग का के लिए जी, आपने? फिर लोकेशन हंटिंग की। लोकेशन हंटिंग में राजा डेरा मुझे बहुत अच्छा लगा। राजा डेरा। और मैंने सुन रखा था कि राजा डेरा में सत्यजीत रे भी आए थे और तपन सिन्हा भी आए थे और बड़े बड़े बंगाल के डायरेक्टर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कर लूं, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। तो राजा डेरा का मैंने चुनाव किया। अच्छा, तो उस समय वो वहां तक लोग नहीं पहुंचे होंगे, झारखंड आते थे? नहीं, राजा डेरा देख चुके थे। हाँ, अच्छा। लेकिन अभी अच्छा, यूज करना नहीं शुरू किया था, देख चुके थे। इसलिए कि उनकी निगाहें बड़ी पैनी हैं, बंगाल के निर्देशकों की निगाहें बहुत पैनी हैं और बहुत सूक्ष्म है। तो इसके बाद इसके कबल में पूना इंस्टीट्यूट में भी मैंने एप्रिसिएशन कोर्स कर लिया था। अच्छा, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से। अच्छा, पुणे से? जी, मैंने एप्रिसिएशन कोर्स कर लिया था। अच्छा अच्छा। और वहाँ मेरी बासु भट्टाचार्य से बहुत मुलाकातें होती थी, मुझे बहुत प्यार करते थे वो। तो बासु भट्टाचार्य हुए, बी आर इशारा हुए और श्याम बेनेगल हुए, इन लोगों से मेरी मुलाकातें होती थी और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला इन लोगों से कि फिल्म कैसे बनाई जाती है, कैसे ये फिल्म देखिए एकदम टेक्निकल काम है। आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप फिल्म बना लें या फिल्म डायरेक्ट कर लें। तो मुझे बम्बई में रहने का जो मौका मिला, पूना इंस्टीट्यूट में जो रहने का मौका मिला, तो मेरी एक बैकग्राउंड तैयार हो गई और तब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी। नेतरहाट में मैंने इसका शूटिंग स्क्रिप्ट तैयार किया और फिर मैंने पैसे का जुगाड़ किया। कुछ लोग मिले, उन्होंने मदद की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मदद की, कुछ मेरे पैसे भी थे, सब मिला जुला करके। और ये छोटे बजट की फिल्म थी, तो मैंने सोचा कि फिर भी सेलुलॉइड पर फिल्म बनाना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात थी। हाँ, तो चूंकि बॉम्बे मेरा आना जाना था और कुछ कॉन्टैक्ट से और कुछ खास कैरेक्टर्स के लिए मैंने चुन रखा था कि इनको रखूंगा। तो हाँ, वो उस घटना को आप थोड़ा बताइए। वो मैं बता रहा हूँ। कई बड़े नाम थे साहब उसमें। तो मैं, चूंकि सदाशिव से मेरी दोस्ती थी थिएटर की वजह से। सदाशिव अमरापुरकर जी, थिएटर वो तब नहीं रहे इस दुनिया में। नहीं रहे, तो थिएटर की वजह से उनसे मेरी दोस्ती थी। तो सबसे पहले साइन मैंने उनको किया। अच्छा अच्छा अच्छा। उस जमाने के वो चमकते सितारा थे विलेन में। वो जो मतलब उनका चेहरा देखने के लिए लोग तरसते थे कि सदाशिव कौन हो सकता है। कोई मामूली एक्टर नहीं थे, उनको साइन कर लेना बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी बात थी। और कोई डिमांड नहीं रखा उन्होंने। अच्छा अच्छा। कहा कि मैं बस हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, वाह। और पेपर पे साइन कर दिया। उसके बाद मैंने प्रिया तेंदुलकर को साइन किया। प्रिया तेंदुलकर उस जमाने की बड़ी चर्चित टीवी कलाकार, आप लोगों को याद होगा उस जमाने के, अगर आप दर्शक हैं तो। जी। और प्रिया की माँ ने कहा कि मेरी लड़की तो इतनी गोरी चिट्टी है, मक्खन की तरह गोरी है, आदिवासी की तुम कैसे आदिवासी बनाओगे? तो मैंने कहा मैं बना लूंगा, वो एक्टिंग करनी है, मैं बना लूंगा। उसके बाद ये जब दोनों कैरेक्टर को मैंने साइन किया, फिर मैं नाना पाटेकर से मिला। अच्छा, वाह। और नाना पाटेकर से मेरी दोस्ती भी हो गई। बड़े अच्छे आदमी, बड़े मस्त आदमी, और वो खिलाते पिलाते भी थे मुझे, कभी घर पे कभी होटल में। अच्छा। लेकिन नाना पाटेकर ने ऐसी शर्त रख दी कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, वो मराठी थिएटर की पॉलिटिक्स आ गई, क्योंकि मेरे साथ दो मराठी एक्टर थे। अच्छा। एक सदाशिव और एक प्रिया तेंदुलकर। तो उन्होंने कहा कि दोनों को हटा दो। अच्छा। हाँ, और पूरी कास्टिंग फिर से करो और जो मैं ऐसा चाहता हूँ ऐसा करो, तब मैं रहूंगा। पैसा कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने कहा, देखिए नाना, ऐसा है नाना कि सदाशिव इज माय फर्स्ट फ्रेंड, और मैंने पहले साइन किया है, तो मैं सदाशिव को नहीं हटा सकता। तो अब फिर मेरी बात खत्म हो गई। फिर मैंने दिलीप धवन को साइन किया उस रोल के लिए। उस समय के बहुत तेज गुरु। आपने वो टीवी सीरियल नुक्कड़ देखा होगा। तो गुरु याद होंगे आपको, लेकिन अब दुर्भाग्य से वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो दिलीप धवन को रखा हमने। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर जो थे वो बॉम्बे में थे, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि भाई प्रिया तेंदुलकर ने तो पैसे लौटा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है,
मैं तुरंत मैं कलकत्ते रश किया। अच्छा, कलकत्ता गए आप? जी। और मैंने शीला मजुमदार को साइन किया। शीला मजुमदार। जी। और इस बीच में बम्बई में एक और लड़की थी जो महेश भट्ट की फिल्मों में छोटे छोटे रोल करती थी, शकीला मजीद। शकीला मजीद को मैंने साइन किया, जो महेश भट्ट की फिल्मों में छोटे छोटे रोल करती थी। और मेरे लिए और अच्छी बात हुई, मैंने CS दुबे को साइन किया। CS दुबे जो उस वक्त के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। बहुत बड़े आर्टिस्ट। और मैं आपको वीडियो में दिखाऊं? जो राम तेरी गंगा मैली में बहुत बड़ा रोल था उनका। और एक CS दुबे के साथ मैं संस्मरण सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। कि वो जब रांची आए और हमारे दोस्तों के होटल में जाते थे, जो दोस्त हमारे होटल चलाते थे उनके यहाँ, उनके लिए फ्री सूप वगैरह मिलता था उनको, तो जाते थे। तो एक होटल में लिख के आए कि मुझे 2 ही आदमी ने समझा, एक राज कपूर ने और एक विनोद कुमार। विनोद कुमार ने, अरे वाह। तो ये मेरे लिए बहुत ये तमगा की तरह है। ये तमगा की तरह है, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उनके साथ खासियत थी CS दुबे की कि बहुत जल्द वो अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लेते थे, डायलॉग। तो ये इस तरह से हुआ। फिर अब सुनिए, अब उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई और इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे थे। इक्विपमेंट नहीं आ रहे। हाँ। और प्रिया तेंदुलकर नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने शीला को ले लिया था, शीला मजुमदार आ गई थी। लेकिन दिलीप धवन नहीं आए। मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर ने कहा कि सर क्या करें, अभी रोक देते हैं। हमने कहा नहीं, मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। मैंने कहा कि मेरा डेट फाइनल है और उसी डेट को शूटिंग स्टार्ट होगा, कोई आए या नहीं आए। और तब वहाँ 2 कैरेक्टर थे, एक बंधन का कैरेक्टर था, एक तेजू का कैरेक्टर था। तो मैं रांची के मशहूर मारूफ कैमरामैन किसले, जो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, और इनके स्टूडियोज में बराबर जाता था। और मैं कहता था कि किसले तो बहुत हैंडसम हो, तुमको तो कैमरे के सामने होना चाहिए, बट यू आर टेकिंग फोटोग्राफ्स। मैं कैमरा के पीछे ही हमेशा रहा। हाँ। तो ये तो विनोद भैया की खास नजर थी कि उन्होंने किसले को शायद इस लायक भी समझा कि वो कैमरा के सामने आ सकता है। उसका तो चेहरा कैमरा ये बात मैं बता रहा हूँ। फिर कैसे हुआ? फिर हुआ कि किसले हमारे यहाँ, इनको हमने साइन किया एज ए स्टिल फोटोग्राफर। हाँ, स्टिल फोटोग्राफर की जो शूटिंग होगी उसकी स्टिल आप लेंगे। ये भी मेरे साथ जंगल चले आए, याद है। और दिलीप धवन नहीं आए, तो बाप बेटे का रोल था, तो उसमें मैंने बाप का रोल के लिए किसले को चुना। किसले तो बहुत डरे हुए थे। मैं बहुत डरा हुआ था साहब, कि मैंने कहा कि मैं कैसे करूंगा। मैं कभी मंच पर गया नहीं, कभी मंच पे नहीं गया, कभी एक्टिंग नहीं की, मैं तो कैमरे के पीछे रहता। मैंने कहा मैं संभाल लूंगा, और मैंने कोशिश की। ये जादूगरी थी। हाँ, मैंने कोशिश की और किसले ने बहुत अच्छा रोल किया, और थोड़ी बहुत उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन का कंट्रीब्यूशन था उसमें। लेकिन किसले ने बहुत अच्छा किया। और तेजू में पटने का एक लड़का था, रोहित, उसने रोल किया। रोहित ने रोल किया। तो ये सारी फिल्म की कहानियां। और हम लोग राजा डेरा में 26-27 दिन रहे। वहीं खाना बनता था, हम लोगों का कुक था। राजा डेरा ऐसा मतलब घनघोर वन का इलाका। आपको बताएं कि मतलब आपको अगर आप जाएंगे, अब तो शायद हालात ठीक हो गए हैं, और खूबसूरत भी उतना ही। राजा डेरा तो अद्भुत खूबसूरती में तो उसका कोई जोड़ नहीं साहब। एक झारखंड को रिप्रेजेंट करना है। हाँ, स्विट्जरलैंड। वो वहाँ जो घास की जो एक परत दर परत दिखाई देगी आपको, अद्भुत है साहब, अद्भुत देखने लायक। हाँ, तो उस समय हम लोगों ने सारा कुछ बुक कर लिया था, राजा डेरा का गेस्ट हाउस, नेतरहाट का गेस्ट हाउस, याद है मुझे। हाँ, और हमको तो थोड़ा सी जगह चाहिए थी, थोड़ा सा जंगल, थोड़ी सी झील, और छोटी सी झील, और एक चर्च। मुझे सारा कुछ मिल गया वहाँ। सारा कुछ मिल गया वहाँ। तो एक लोकेशन पे सब कुछ मिल गया। और मैंने करीब 25-26 दिन राजा डेरा में शूटिंग की। खाना वहीं बनता था, चाय वहीं बनता, चाय की भी तैयारी वहीं होती थी। और सब लोग शूटिंग पे जो जाते थे तो गर्म गर्म खाना उनको मिलता था। और जो बेस कैंप में रहते थे वो वहीं खाते थे। हम लोग बुफे बनाए थे, बुफे लगाते थे। बुफे पे फिर वो बेल बजाते थे, फिर नाश्ता होता था, फिर दिन का खाना होता था, और फिर रात का खाना होता था। तो वो एक समझिए कि एक पिकनिक जैसा माहौल था साहब। पिकनिक जैसा माहौल था। और एक चीज और बताएं कि हम लोग एक न्यूज लेटर भी निकाला करते थे। अच्छा, उसी वक्त? हाँ, आक्रांत टाइम्स। हाँ, और उसमें बहुत बहुत मजेदार बातें हुआ करती थी
कि अब जैसे कि मान लीजिए कि खाने में किसी को बूढ़ा चिकन मिल गया तो उसकी शिकायत थी। अच्छा, वो चूहल वाली बातें। हाँ, कि मुझे बूढ़ा चिकन मिल गया और उनको छोटा चिकन मिल गया। अच्छा, और होता था कि मैं ज्यादा आलू खिलाता था। हाँ, तो मेरे जो आर्टिस्ट थे बहुत परेशान रहते थे कि भाई ये तो सिर्फ आलू खिलाता है। तो कोई ग्रीन वेजिटेबल लेकर आता था तो लोग गाड़ी के पीछे दौड़ लगाते थे कि आज कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। क्योंकि वो जंगल था तो जंगल में बड़ा आनंद था, और जंगल में जो छोटे छोटे गांव थे उन लोगों को भी हम लोग खाना प्रोवाइड करते थे अपनी कंपनी की तरफ से, अपनी यूनिट की तरफ से। और इसलिए हम लोग गांव में बहुत पॉपुलर हुए, गांव के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और तब ये फिल्म बनी। और फिल्म में मैंने दिखलाया है कि आदिवासियों का शोषण किन किन स्तरों पर हुआ, वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये आक्रमण जब आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि आपने शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा फिल्म सिटी में भी आपने किया था। हाँ जी, फिल्म सिटी में शूट करना, हाँ, वो भी अपने आप में एक बहुत चुनौती वाली बड़ी बात है। अच्छा, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स कभी कल्पना नहीं कर सकते फिल्म सिटी में जाकर हम शूट कर लेंगे। फिल्म सिटी से भी बड़ी बात क्या हो गई मैं बताऊं, कि मैंने बोरीवली के जंगलों में शूटिंग करना था, और मैंने प्रोडक्शन कंट्रोलर को कहा कि जाओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तुम परमिशन लेके आओ, और उन्हें परमिशन नहीं मिला। अब मैं गया तो मुझे परमिशन मिल गई। हाँ, नहीं, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मेरे साथ रहे। बहुत सही है। हाँ, और फिल्म सिटी में भी मैंने मैच किया यहाँ के लोकेशन का। तो वो मैच कराना और सिंक्रोनाइज करना उस चीजों। फिल्मिस्तान में भी शूटिंग किया, फिल्मिस्तान में भी हुआ, फिल्मिस्तान में भी किया। हाँ, फिल्म सिटी में भी हुआ, बोरीवली के जंगलों में हुआ, तब जाकर के फिल्म बनी। तो हम बात कर रहे थे, आप जो स्टोरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया था, स्टोरी के बारे में, जो कैसे वो स्टोरी डेवलप की थी। हाँ, स्टोरी डेवलप की कि मैंने तो कहानी जो लिखी थी और जंगलों में जाता था, और ये रियल स्टोरी है, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है कि आदिवासियों का कैसे कैसे शोषण हुआ, किन किन स्तरों पे हुआ, माइग्रेशन कैसे हुआ, बॉन्डेड लेबर कैसे बने, और कैसे हम लोग शकुंतला की बात करते हैं, हमारे आदिवासी जंगलों में कितनी शकुंतलाएं हैं जो आज भी दुष्यंत का इंतजार कर रही हैं। क्या बात है। और वो दुष्यंत लौट कर नहीं आया। और कितनी औरतें हैं जो अपने पतियों का इंतजार कर रही हैं, वो लौट के नहीं आए। वो कहानी है। और इस फिल्म की जो हीरोइन है वो 12 साल तक इंतजार करती है और उसका पति लौट कर नहीं आता। उसे पता भी नहीं कि उसके पति का क्या हुआ, और फिर अपने बेटे में वो अपने पति को खोजती है। हाँ, ये सारी साइकोलॉजिकल कहानी में मोड़ दिया हमने। और फिर आदिवासी गांव के जागते हैं और कैसे वहां के ठेकेदार को वहां से दूर करते हैं जंगलों से, मशाल लेकर जब आते हैं वो, और जब उनको आवाज मिलती है, जब शहर से लोग आते हैं और कैसे कैसे वो चेतन होते हैं। तो इस तरह की कहानी हमने उस समय झारखंड में शुरुआती तौर पर लेफ्ट माइंडसेट के लोगों का उभरना शुरू हुआ था। हमको लगता है वो फिल्म में भी आपने उसको शामिल किया था। जी, कैसे लेफ्ट विचारधारा इंक्लूड हुई थी और झारखंड में एंट्री हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी वो विचारधारा, उसको उन्होंने इंक्लूड किया था उस फिल्म में, आक्रांत में। ये मुझे याद है। जी, मैं ये बराबर मानता हूँ किसले जी, लेखकों के लिए या फिल्मकारों के लिए या नाट्य शिल्पियों के लिए, कि हम जब भी लिखते हैं तो हमें तटस्थ होने की जरूरत नहीं है, हमें अपना पक्ष चुनना होगा कि हम किन के साथ हैं। क्या बात है। और हम किन की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिल्म बनाना मेरे लिए बिजनेस नहीं है, थिएटर करना मेरे लिए बिजनेस नहीं। थिएटर करना या फिल्म बनाना मेरे लिए बड़ी बात है। ये उन लोगों की आवाज देना है जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, जो दबे कुचले लोग हैं। और ये वक्त आ गया है कि अब हमें उनके साथ खड़े होना है, इसलिए कि कहीं कुछ बदला नहीं है। सही, जो उस वक्त था आज वही हम हैं खड़े। एकदम सच। अब देखिए झारखंड में माइनिंग के नाम पर कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। माइनिंग के नाम पर लोग रुपयों की लूट हो रही है, श्रम की लूट हो रही है, और हम खामोश हैं, हम चुपचाप हैं। हम छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाइयों की जगह में हम छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हमें बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा। जाहिर है ऐसी समझ अगर
हम तरीके से दे सकें, जी आम लोगों में आपकी वो बातें रखी जा सकें और उसको तरीके से स्प्रेड किया जा सके, जी, तो बहुत असर पड़ेगा। और पड़ता है, ऐसे ही पड़ता है, समाज ऐसे ही बदलता भी है। जी। जाहिर है। देखिए, ऐसा है कि मेरी सोच इसमें यह है कि झारखंड की आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती, बम्बई तक नहीं पहुंचती है। यहाँ तक कि इतिहास की किताबों में भी जो हमारे जो ट्राइबल हीरोज हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। हाँ, नहीं, तो आखिर कब जाने। आपने तो कई अच्छी, आपकी बड़ी चर्चित कविताएं भी रही हैं जी। उसमें एक हाल में आपने एक सुनाया था। जी, जी, बड़ा अद्भुत सा है। हाँ, नाम तो मैं भूल रहा हूँ। मैं गर्भस्थ होना नहीं चाहता। मैं गर्भस्थ होना नहीं चाहता। जी। माँ, मैं गर्भस्थ होना नहीं चाहता। अद्भुत वो कविता अपने आप में एक बार जरूर सुनना चाहिए। उसमें क्या कहा है इन्होंने, उस कविता को आप विनोद जी के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। विनोद कुमार ऑनलाइन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल चलता है और एक वेबसाइट भी है इनका, vinodkumaronline.com। जी हाँ, तो उस पर भी आप वहाँ से भी आपको लिंक मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल सकती हैं। तो लेकिन एक अंतिम सवाल इस प्रसंग में, मैं हालांकि आपसे बातें तो इतनी सारी करनी है कि उसका कोई अभी तो कुछ तय कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस एपिसोड का ये लगभग अंतिम सवाल हम लेकर चल सकते हैं कि इसमें वाकई जो आपने आक्रांत फिल्म बनाई, क्या इसमें कितना फायदा हुआ आपको, कितना कमा लिया आपने? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। कितना कमा लिया आपने, ये तो अब मैं क्या कहूँ। मेरे जैसा आदमी है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और ये छोटी फिल्म थी, इसकी लागत भी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा लागत नहीं थी, और हमने किसी स्थानीय कलाकार को किसी को पेमेंट नहीं किया। जो बाहर के लोग आए थे वो भी बहुत कम पैसे लेकर के आए थे, तो कम पैसे में ये फिल्म बनी थी। और दूरदर्शन में फिल्म का प्रीमियर जो हुआ था दूरदर्शन में हुआ था। ये तो हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोग छोड़ रहे थे। हाँ, और तो दूरदर्शन से प्रीमियर हुआ। 88 में इसका प्रीमियर हुआ था। जी, मुझे याद है। 90 में, 88 में ना, 90 में रिलीज हुई थी दूरदर्शन। अच्छा, आई एम सॉरी। तो उसमें कुछ पैसा निकल गया। उसके बाद फिर एक टाइम वीडियो निकलता है। अच्छा, टाइम वालों ने लिया। टाइम वाला टाइम एक वीडियो आता है। अच्छा, उन्होंने लिया। अच्छा, उससे कुछ पैसा आ गया। फिर बॉम्बे के एक चैनल ने लिया, बॉम्बे के प्राइवेट चैनल ने। तो कुल मिला के लॉस ही हुआ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कोई शिकन नहीं है। ये बड़ी बात है साहब, कोई शिकन नहीं है उसके लिए। और उसके बाद अभी मैंने आक्रांत को डिजिटल भी किया है, डिजिटल कर दिया है। उसमें भी खर्च हुए हैं, उसमें भी उसमें पैसे लगे। तो उसको एनालॉग में था, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करवाया। हाँ, डिजिटल में कन्वर्ट किया, री एडिटिंग की उसकी, और बहुत खूबसूरत हो गई है फिल्म। बहुत खूबसूरत हो गई है। बहुत जल्द वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएगी। OTT भी आने वाली है। अरे आएगी, लोग देखेंगे। और ये फिल्म तो मैंने पैसा कमाने के लिए बनाया भी नहीं बनाई। ये एक मिशनरी ज़ील था मेरा, मिशनरी ज़ील था कि भाई जो हमारे जो मूक आदिवासी हैं, जिनकी आवाज़ नहीं आया है, उनकी आवाज़ में बनूं और उनकी बातों को मैं रखूं, उनकी तड़प, उनकी कुंठा, उनकी तकलीफ़ें, उसको मैंने आवाज़ देने की कोशिश की है। जी, ये बहुत बड़ी बात होती है एक क्रिएटर के लिए, एक रचयिता के लिए, एक रचनाकार के लिए, कि सबसे बड़ी बात कि खुद की संतुष्टि जो मेरे जहन में चल रहा है उसको मैं आकार देकर लोगों तक पहुंचा सकूं, यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। और इसके लिए कोई नई बात नहीं है, झारखंडी में अब तो ढेर सारी फिल्में बनती हैं साहब। और आपने उस ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में जो झारखंड में फिल्में बन रही हैं वो क्या कमाती हैं नहीं कमाती हैं इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर चर्चा होनी चाहिए। और हमारे बीच में अभी विनोद कुमार जैसे शख्सियत अगर हैं तो हमें लगता है कि नए जो फिल्म निर्माता हैं, कलाकार हैं, निर्देशक हैं, उनको आकर एक बार जरूर विनोद जी के साथ संपर्क करते हैं। हालांकि विनोद जी के इनकी ढेर सारी व्यस्तता है अभी भी,
इन्होंने कॉलेज से तो रिटायरमेंट ले लिया, इसके बावजूद भी इनको कई जगह लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, कई जगह प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इनको विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में, हमारे बीच में एक झारखंडी व्यक्ति हैं। तो विनोद जी को मैं आज बहुत सारी बातें इस एपिसोड की समाप्ति के साथ मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने उस कीमती वक्त में से, कीमती जो लाइफ स्टाइल का जो स्लॉट्स है उसमें से मेरे लिए इतना कीमती वक्त दिया, और फैक्ट फोल्ड की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपका भी बहुत आभार। और फैक्ट फोल्ड को अब तक फैक्ट फोल्ड को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लगता है आप करेंगे। और शेयर करिए इस बातचीत को कि हम झारखंड के कुछ ऐसे रचनाकार के साथ में हम बात कर रहे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने अभी बाकी है हमें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद किसले जी। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।